Welcome class 10 student. So today we are going to start chapter 7 coordinate geometry. It's a very simple chapter. So to start this chapter we must have the basic information. तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. देखिए जैसे कि हम जानते हैं छोटी क्लासेस हम जान चुके हैं. This is called x axis and y axis. This is called the x axis and this is y axis. We already know the plotting. We know this is called origin actually, and if you go on the right hand side, this is x axis, positive x axis, and this side minus, means this is 1 2 3 and this is minus 2 minus 3. In the same way, when we go up it is 1 2 3 like that, and we come down it is minus 1 minus 2 and minus 3. So you already know this first quadrant, x axis is, x point is positive and y point is also positive in the first quadrant, because this point and this point we're talking about. In the same way, in this second quadrant, x is negative and y is positive. In the third quadrant, x is negative and y is negative. In the fourth, x is positive and y is negative. So we already know this we call the first quadrant, this we call the second quadrant, this we call the third quadrant, and this we call the fourth quadrant. Alright, like plotting we already know. If somebody will say कि just plot the point 2, 3. So we already know 2 is there and 3 is there, so it will come here. So this is the point 2, 3. And basically we know if say x-axis means point, like if 3, 0, it means the point should be this. X-axis means y is 0. Or in the same way, if it is mentioned y-axis, so you can write like 0, 3. So it means x-axis is 0, so y, this is called on y-axis. तो ये तो बेसिकली आपको पता ही है. तो आज इस चैप्टर में जो पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास आता है डिस्टेंस फार्मूला. क्या आता है इसमें? डिस्टेंस फार्मूला. तो जो हम पे पहला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर वो हमें समझना होगा. फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला. ऑलराइट, डिस्टेंस फार्मूला इज देयर. सो लेट्स सपोज इफ आई से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज a एंड दिस इज b. If a coordinate is x, y1 and it is x2, y2. So what is the distance formula we have? AB is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the distance formula we have. Now we can derive this formula graphically. See, suppose if I draw here x and y axis like this, और I am saying एक कोई यहाँ पे एक लाइन है ये. अब इसको पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, हमने मान लिया x1 और y1 है, और ये पॉइंट है हमारे पास x2, y2. तो हमें इसे डिराइव करना है. अब देखिए इसको डिराइव करने के लिए ये अगर मैं इस लाइन को यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, x1 है, तो यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है मेरी कितनी है, यहाँ तक क्या है, x1 है ओरिजिन से गेटिंग, और ये ऊपर जो y वाली डिस्टेंस है वो कितनी है, ये वाली मेरी पॉइंट कितना है, y1 है. अब इसी तरह अगर मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दूँ, तो कहने का मेरा मतलब है कि ये वाली डेंसिटी कितनी x2 है. सो मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो गई, x2 हो गई. और इन द सेम वे इसकी अगर मैं बात करूँ पूरी, ये हमारे पास कितनी है, y2 है. अब अगर मैं इसको यहाँ से इसका से जोड़ दूँ तो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया, ये बन जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री. गेटिंग. अब मेरे को आप देखिए, अब इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल A, B, C और D एंड E. अब देखिए O से लेके E तक की बात करूँ मैं, O से लेके E तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, x2 है. और O से लेके D तक की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस कितनी है आपके पास, x1 है. अब अगर मुझे DE की वैल्यू चाहिए, DE की, सो DE की वैल्यू क्या है कि अगर मैं OE से माइनस कर दूँ OD को, भाई अगर मुझे DE की वैल्यू चाहिए तो अगर मैं OE से OD माइनस कर दूँ तो मेरे पास DE की वैल्यू आ जाएगी. तो ये कितनी आ रही है मेरे पास, अगर देखा जाए तो x2 माइनस x1. ये मैंने आपको वैल्यू दिखाई, तो यानी कि ये जो वैल्यू है मेरे पास x2 माइनस x1 आ गई. ये इतना है, तो यानी कि ये भी हमारे पास कितनी होगी, x2 माइनस x1. इन द सेम वे अगर आप देखें इधर AD की वैल्यू, AD की अगर वैल्यू देखते हैं वो कितनी आपके पास, y1 है. ऑलराइट, AD की वैल्यू. और इसी तरह अगर आप देखते हैं EC की वैल्यू कितनी है आपके पास,
y2 है। यू गेटिंग माई पॉइंट। ए सी की वैल्यू कितनी है y2। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे बी सी की वैल्यू चाहिए, किसी चाहिए मुझे बी सी की, सो अगर ये इतना वैल्यू y1 तो ये भी तो कितनी होगी y1 ही होगी। सो अगर मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बी सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं ई सी से आपका बी ई माइनस कर दूँगा। सो आप देखिए ई से लेके सी तक मेरी वैल्यू कितनी है y2 और बी ई तक मेरी वैल्यू कितनी है y1। सो ये वैल्यू मिल गई। सो यानी ये वैल्यू अगर मैं वैल्यू निकालूँ कितनी होगी y2 माइनस y1। यू गेटिंग माई पॉइंट। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें डिस्टेंस निकालनी थी ए से लेके सी तक की। वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए टू सी। सो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ए बी सी। ए बी सी। अब ये 90 डिग्री है तो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पे क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा आपका? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस कितना आ गया? बी सी का स्क्वायर आ गया। अब अगर आप ए सी की वैल्यू निकालना चाहेंगे यहाँ पे, सो ए बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो अगर आप ए सी की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये डिस्टेंस इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, जो भी हमें क्वेश्चन में लेंथ के हिसाब से दी होगी। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो दिस इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस आपकी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। तो पहला फार्मूला हमारे पास जो हमें एक्सरसाइज करनी है पहली, उसमें हमें आना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास? एक्चुअली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो आप समझ गए, जो हमने इसको ग्राफिकली भी आपको ड्राइव करके बताया। तो ये था कॉन्सेप्ट, पर आपको फिलहाल आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है ए बी का। अब इस एक्सरसाइज में ए बी डिस्टेंस फार्मूला तो हम समझ चुके हैं। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुई है, जूनियर क्लासेस से। तो उनको एक बार मैं आपको रिमाइंड करता हूँ जो हमें इस चैप्टर में यूज़ करने होंगे। तो बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं ट्राइंगल्स के बारे में, आपको मालूम है ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल लाइक वी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड, बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइड वन। ओके। तो साइड के साथ चलते हैं। तो पहला आपके पास आता है स्केल एंड। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल स्पेलिंग की जगह ट्राइंगल बना दिया है। तो एक्चुअली इट इज़ स्केल एंड ट्राइंगल। अब स्केल एंड ट्राइंगल के बारे में हमें मालूम है, कोई भी ट्राइंगल से ए बी सी बनाया जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, या नो टू साइड्स आर इक्वल। सो मतलब कोई भी साइड अगर आपस में इक्वल नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केल एंड ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? स्केल एंड ट्राइंगल। उसके बाद हमारा क्या था? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड इक्वल हो तो हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ए बी सी, भाई हो सकता है कि आपकी ए बी जो है वो किसके बराबर हो? ए सी के। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है। या फिर हम कहें कि भाई ए सी बी सी के, मतलब कोई भी दो साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। मतलब आउट ऑफ 3 साइड में कोई भी 2 साइड इक्वल होंगी तो वो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। इनमें से कुछ भी एक्सेप्टेबल है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी हो सकता है ए सी इक्वल टू बी सी हो, या फिर ए बी इक्वल टू बी सी। मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो वो किसके अंदर आता है? आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर। वाई एम टेलिंग यू, कंडीशन हमें याद रखनी है, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस करने को आएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए बेसिक्स। उसके बाद ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको मालूम है, जैसे ट्राइंगल में जिसकी तीनों साइड आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, मतलब ये साइड आपस में क्या है? इक्वल है। बेसिकली अगर आता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी सी आपको मालूम है एक राइट एंगल साइड होगा, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आपको पता ही है, पढ़ भी चुके हैं काफ़ी बार। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कंडीशन हम इसको चेक करते हैं। उसके बाद जैसे ये तो 3 साइड का फिगर हो गया। अब आप जानते हैं जैसे कि हमारे पास 4 साइडेड फिगर होता है, कोई 4 साइडेड फिगर, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वाड्रिलेटरल तो हमारे पास ये होती है कि भाई जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी क्या अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है, और उसके चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 होता है। पर यहाँ पे हमें ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बारे में आता है। तो अब आपने देखा कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, जैसे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अब क्वाड्रिलेटरल की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास क्या है कि भाई क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं वो पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब क्या है? ए बी इज पैरेलल टू किसके? डी सी के होती हैं, और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है बस। अब आप देखिए पैरेललोग्राम, इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम, ये जो क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कब कह सकते हैं? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होंगी, लेकिन अगर इसकी साइड्स अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, मीन्स आपकी ए बी अगर साइड किसके इक्वल हो जाए? डी सी के, और आपकी ए डी
जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाए, बी सी के। मतलब क्वाड्रिलेटरल की अगर ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए तो वी कॉल इट अ पैरेललोग्राम। मीन्स अ क्वाड्रिलेटरल, वी कैन से अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये पहली कंडीशन है। अब इसी क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल का बोल सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये रिक्वायर्ड है क्या, कि भाई ए बी इक्वल टू डी सी, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, अपोजिट साइड्स क्या हो जाए, इक्वल। लेकिन एक और कंडीशन होती है रेक्टेंगल में कि इसकी जो डायगोनल्स हैं, इसकी जो डायगोनल्स हमने बनाई वो भी क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल डायगोनल्स। ओके, डायगोनल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो रेक्टेंगल का है अ क्वाड्रिलेटरल, वी कैन से अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल? सी इफ समबडी से कैन वी से अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो आंसर इज यस, बिकॉज रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड इक्वल रेक्टेंगल में है, तो रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। पर क्या होता है, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें क्या है, डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है। ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर में क्या होता है कि जो भी आपकी साइड है, ऑल साइड शुड बी इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, और साथ में आपकी डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब कोई कहेगा कि स्क्वायर को क्या हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अपोजिट साइड इक्वल है। क्या हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी डायगोनल भी है, इक्वल है, ठीक है ना। अब बट इसी के साथ अब क्वेश्चन आता है, क्या हम रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं? तो आंसर इज नो, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। तो ये आपको छोटे छोटे डिफरेंस याद करने हैं, ये क्वेश्चन में प्रूफ करने को ये प्रॉपर्टीज में आएंगी। उसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस आपका इस टाइप का शेप में होता है। रोम्बस में क्या होता है कि बस ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस का क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो रोम्बस में क्या होता है हमारे पास कि सिर्फ 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर है, स्क्वायर और रोम्बस में अंतर क्या है कि इसकी 4 साइड इक्वल है, कि यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं होती हैं। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होती हैं, ये इसका डिफरेंस है स्क्वायर के साथ, ओके। अब इसके बाद आया कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। पहले समझिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है कि जो पॉइंट जो होते हैं एक लाइन में आ रहे हो स्ट्रेट में। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बना है। ट्राइंगल कैसे बना है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। जैसे जो एक साथ नहीं आते, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, इसको हमने जोड़ा तो ट्राइंगल बन गया। तो ये किससे बना है, नॉन कोलिनियर पॉइंट से। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक लाइन में आते हैं। तो हमने कहा मान लो कोई 3 पॉइंट आपके कोलिनियर है, तो एक लाइन में आएंगे 1 2 3। तो मान लिया पॉइंट क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। इतना क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया। अब इसका कोलिनियर का मतलब क्या है कि कोई भी कोलिनियर कब होगा, जब ए बी प्लस बी सी की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल आएगी, ए सी के। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के इक्वल आएगी, तो हम कह सकते हैं कि भाई तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियर। क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। सो इन दिस वी हैव डिस्कस कि लाइक इफ यू वांट टू चेक इज अ स्केलेन ट्राइंगल, में स्केलेन ट्राइंगल में डिस्कस आइसोसेलेस इक्विलेटरल। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। अभी इनको हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला एक बार अप्लाई करना सिखाता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला आ गया है, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा मान लिया हमारे पास कोई 2 पॉइंट है, ए और बी। मान लिया पहला पॉइंट दे रखा मैं 2,3 ऑलराइट, और दूसरा पॉइंट दे रखा मैं मान लिया हमने कहा 4,5 दे रखा है। सो पहले हम इसको नेमिंग कर देंगे, कितना आएगा x1 y1, और इसको हम कर देंगे x2 y2। सो हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, हमारे पास फार्मूला कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो नाउ वी जस्ट अप्लाइंग द वैल्यू। सो x2 कितना है हमारे पास 4, और x1 कितना है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर, प्लस y कितना है हमारे पास 5, और y1 कितना है हमारे पास 3 का होल स्क्वायर। सो ए बी, तो इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, और 5 में से 3 का कितना बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। सो आप देखेंगे हमारे पास ए बी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 4। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, √8 आ गई है। और आपको मालूम है इसको आप बाहर निकालेंगे तो एक्चुअली कितना आ जाएगी, 2√2 यूनिट आ जाएगी। आप समझ गए कैसे किया है मैंने इसको, आप ऐसे समझ लिए 2 × 2 × 2 में ब्रेक किया, और 2 का एक पेयर बाहर आ गया, √2 इसका हो गया।
So all my dear student class 10th, like you first follow all the videos of mine. Reason being, I'm solving each and question of NCERT, and I'm talking about the concept. So if you understand the concept, then everything will be easy. All right. So like we have already done the 3 chapters in that. This is my 4th chapter. I'm doing it. So my suggestion to you, all of you, just follow it properly and do the question. And the most important thing, like I also need a motivation from your side. So please, if you're liking my videos, so please like it, and even tell to your friends, those who are in class 10th, even please share in your Facebook also. So if you like my videos, so my expectation from you is please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you, my students.